आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार की बात करने वाले हैं जिसके सिर्फ एक दशक के अभियानों ने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद घोरी की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं था जैसे जैसे महमूद गजनवी को अक्सर देखा जाता है। घोरी की जिद, उसकी रणनीति और हाँ, उसके भारतीय दुश्मनों की कुछ बड़ी गलतियों ने मिलकर भारत में एक नए दौर की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखें तो महमूद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बाद घोरी भारत पर हमला करने वाला तीसरा बड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी था। तीसरा, हाँ। लेकिन उसका इरादा सिर्फ दौलत लूटकर वापस गजनी चले जाना नहीं था। उसका मकसद ज्यादा स्थायी था। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गौरी ने ऐसा क्या अलग किया जो उससे पहले वाले नहीं कर पाए, या शायद करना ही नहीं चाहते थे। सही। वैसे उसके कई नाम थे, मुइजुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन शाम, लेकिन इतिहास उसे मोहम्मद घोरी के नाम से ही सबसे ज्यादा याद रखता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। घोरी के भारत पर जो शुरुआती हमले थे वो स्रोत बताते हैं कि कोई बहुत कामयाब नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1175 में उसने मुल्तान पर हमला किया, जिसे उस जमाने में सोने का शहर भी कहते थे, और वहां वो जीत गया। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1178 में गुजरात में उसे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। 1178 में गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, जिन्हें कुछ इतिहासकार मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। उन्होंने उसे बुरी तरह हराया। अच्छा। और इस लड़ाई की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भीम द्वितीय की उम्र कम थी और सेना की कमान असल में उनकी माँ नायिका देवी के हाथों में थी। रुकिए एक मिनट, मतलब गुजरात की सेना का नेतृत्व एक रानी माँ कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत ही असाधारण बात है। हमें इसके बारे में और जानना होगा। बिल्कुल। नायिका देवी की मौजूदगी ने सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया था। उन्होंने माउंट आबू के पास गौरी की सेना को एक घाटी में फंसाकर हराया। गौरी इतनी बुरी तरह हारा कि उसे जान बचाकर भागना पड़ा और उसने कई सालों तक दोबारा गुजरात की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जो आगे चलकर बार बार दोहराया गया। हाँ। और वो क्या था? वो था राजपूत राजाओं की युद्ध नीति, जिसे आप उनकी ताकत भी कह सकते हैं और शायद उस दौर की राजनीति के हिसाब से कमजोरी भी। मतलब उनका बड़ा दिल। हाँ, उनका बड़ा दिल। जब घायल गौरी ने हार के बाद गिड़गिड़ाकर माफी मांगी तो भीम द्वितीय और नायिका देवी ने उसे जिंदा जाने दिया। ये बड़ा दिल या दुश्मन को माफ कर देना, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला था या उस समय की राजपूत युद्ध नीति का हिस्सा था? मतलब क्या उनके लिए युद्ध के कुछ नियम थे जिन्हें वो तोड़ना नहीं चाहते थे? ये बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, भारतीय शासकों, खासकर राजपूतों के लिए युद्ध अक्सर धर्मयुद्ध के सिद्धांतों से जुड़ा था। अच्छा। उनके लिए सम्मान, वचन और नियम ये बहुत मायने रखते थे। एक हारा हुआ, निहत्था या माफी मांगता दुश्मन वो अभय का हकदार माना जाता था। उसे मारना धर्म के विरुद्ध था। और गोरी के लिए? वहीं गोरी के लिए युद्ध का सिर्फ एक मकसद था, जीत। उसके लिए सम्मान या नियम उतने मायने नहीं रखते थे जितना कि अंतिम नतीजा। ये दो अलग अलग युद्ध दर्शनों का टकराव था। और लगता है कि गोरी ने तो इस उदारता से कोई सबक नहीं सीखा, लेकिन शायद अपने दुश्मनों की इस कमजोरी को अच्छे से पढ़ लिया। बिल्कुल। क्योंकि यही गलती फिर से दोहराई गई, और इस बार भारत के सबसे मशहूर शासकों में से एक के साथ, पृथ्वीराज चौहान। एकदम सही। गोरी ने रास्ता बदला और पंजाब के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की। धीरे धीरे पेशावर, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा करते हुए वो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की दहलीज तक पहुंच गया। और फिर 1191 में एग्जैक्टली तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। तराइन की पहली लड़ाई, इसमें क्या हुआ? इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, उन्होंने मोहम्मद गोरी को बहुत आसानी से हरा दिया। गोरी बुरी तरह घायल हुआ और अगर उसका एक सैनिक उसे घोड़े पर डालकर मैदान से भगाकर न ले जाता तो वो वहीं मारा जाता। लेकिन पृथ्वीराज ने भी वही किया जो भीम द्वितीय ने किया था, उसे जाने दिया। हाँ, उन्होंने भागती हुई सेना का पीछा करके उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया और गोरी को जाने दिया। शायद उन्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था कि ये हारा हुआ दुश्मन दोबारा क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। और यही जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास शायद भारी पड़ा। लेकिन इन दोनों लड़ाइयों के बीच के एक साल में
सिर्फ सैन्य तैयारी ही नहीं हुई, नहीं, एक व्यक्तिगत घटना ने उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ संयोगिता की कहानी आती है। हाँ, और ये कहानी बहुत बहुत अहम है। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की शक्तिशाली राजा जयचंद की बेटी संयोगिता, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज में तो राजनीतिक दुश्मनी थी। दोनों ही उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व चाहते थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि संयोगिता की कहानी सिर्फ एक चिंगारी थी? क्या इन दोनों शक्तिशाली राज्यों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था? बिल्कुल। कन्नौज और दिल्ली दोनों ही उस वक्त उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते थे। उनके बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा का टकराव तो पहले से ही था। अच्छा। जब जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तो पृथ्वीराज ने उनके अधीन आने से इनकार कर दिया। संयोगिता के अपहरण ने उस राजनीतिक दुश्मनी को एक गहरी व्यक्तिगत और कड़वी नफरत में बदल दिया, जिसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। कोई गुंजाइश नहीं बची। और ये अपहरण हुआ कैसे? ये भी तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्हें बुलाया तक नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर उसे दरबान की जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने भरी सभा में आकर किसी राजा को नहीं बल्कि उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। अरे वाह! कहते हैं कि उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले आए। ये जयचंद के लिए बहुत बड़ा अपमान था और वो पृथ्वीराज का जानी दुश्मन बन गया। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ गोरी, जो अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए बेताब था। दूसरी तरफ पृथ्वीराज, जो एक प्रेम कहानी के चलते अपना एक ताकतवर पड़ोसी खो चुके थे। और ठीक एक साल बाद 1192 में गौरी फिर तराइन के मैदान में आदम का। हाँ, इस बार वो कैसे जीत गया? इस बार गौरी पूरी तैयारी और एक नई रणनीति के साथ आया था। उसने अपनी हार से सीखा था। क्या सीखा था? पहला, उसने जयचंद जैसे भारतीय राजाओं से संपर्क साधा जिन्होंने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गौरी का साथ देने का वादा किया या कम से कम अतटस्थ रहने का फैसला किया। और दूसरा, और ये सबसे बड़ा धोखा था, उसने युद्ध के मैदान में एक चाल चली। उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वो लड़ने नहीं आया है बल्कि अपने भाई से संधि की बात करने आया है और बस कुछ दिन रुकना चाहता है। एक मिनट, पृथ्वीराज चौहान जैसे अनुभवी योद्धा को ये बात अजीब नहीं लगी कि एक दुश्मन सेना अचानक शांति का प्रस्ताव रख रही है? शायद। क्या ये उनकी तरफ से वही गलती थी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास? ये आत्मविश्वास भी था और शायद अपने युद्ध के नियमों पर भरोसा भी। उन्हें लगा कि एक संधि का प्रस्ताव रखने वाले पर हमला करना धर्म के विरुद्ध होगा। उनकी सेना लापरवाह हो गई, जश्न का माहौल बन गया। अच्छा, तो वो मान गए? हाँ, उन्हें लगा कि लड़ाई तो अब टल रही है और गौरी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने रात भर अपनी सेना को तैयार रखा और सुबह होने से ठीक पहले, जब राजपूत सेना सो रही थी या अपनी दैनिक क्रियाओं में लगी थी, उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। ये तो सरासर धोखा था। राजपूत सेना तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से हैरान रह गए। लेकिन धोखा यही नहीं रुका। और क्या हुआ? एक और कहानी जो बहुत मशहूर है वो है पृथ्वीराज के घोड़े नाट्यरंभा की। नाट्यरंभा? हाँ, कहा जाता है कि गौरी ने रात में चुपके से पृथ्वीराज के इस प्रशिक्षित युद्ध घोड़े को एक ऐसे घोड़े से बदल दिया जो नाचने के लिए ट्रेन किया गया था। नाचने के लिए? हाँ, जब लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर पृथ्वीराज अपने घोड़े पर बैठे तो घोड़ा दुश्मनों पर झपटने की जगह वो नाचने लगा। संगीत के बिना? संगीत के बिना ही। पृथ्वीराज समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसी धोखे, अचानक हुए हमले और अंदरूनी फूट के कारण पृथ्वीराज चौहान ये निर्णायक युद्ध हार गए। दिल्ली जीतने के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, गौरी ने भारत पर सीधा शासन नहीं किया, वो वापस गजनी लौट गया। हाँ, वो लौट गया। लेकिन उसने यहाँ कुछ ऐसी चीजें की जो बहुत हैरान करती हैं, जैसे कि उसके सिक्के। ये वाकई बहुत दिलचस्प है और गौरी के, क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक यानी यथार्थवादी चरित्र को दिखाता है। कैसे? मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के ढलवाए, उन पर एक तरफ तो अरबी में कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। एक इस्लामी आक्रमणकारी और उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, इसका क्या मतलब निकाला जाए?
क्या ये उसकी सहनशीलता थी? सहनशीलता से ज्यादा ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक और आर्थिक चाल थी। अच्छा। वो जानता था कि भारत में व्यापार और अर्थव्यवस्था हिंदुओं के हाथ में है। देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। उनके चित्र वाले सिक्के जारी करके वो स्थानीय आबादी और व्यापारिक वर्ग को ये संदेश देना चाहता था कि उनका शासन पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं बदलेगा, ताकि अर्थव्यवस्था ना बिगड़े और सिक्के आसानी से चल जाएं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो धर्म से ज्यादा अपनी सत्ता को मजबूत करने में दिलचस्पी रखता था। और ये यथार्थवाद उसके रिश्तों में भी दिखता है। उसने अपने सहयोगियों के साथ भी कोई वफादारी नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं। जिस जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ उसकी मदद की थी, गौरी को पता था कि वो भी एक शक्तिशाली राजा है और भविष्य में खतरा बन सकता है। तो दिल्ली जीतने के सिर्फ 2 साल बाद 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद पर हमला किया और उसे भी हरा दिया। मतलब उसकी फितरत साफ थी, जीत और सत्ता के लिए कोई भी गठबंधन सिर्फ मौके की बात है। तो गौरी ने धोखे से और रणनीति से सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है। उसकी अपनी कहानी का अंत कैसे हुआ? यहाँ भी जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक मत नहीं है। हाँ, उसकी मौत को लेकर 2 अलग-अलग कहानियां हैं। जो ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि 1206 में जब वो गजनी वापस जा रहा था तो सिंध के पास झेलम नदी के किनारे खोखर जाटों के एक समूह ने उसके शिविर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। ओके, ये तो हुआ ऐतिहासिक तथ्य। हाँ, लेकिन एक दूसरी और कहीं ज्यादा नाटकीय कहानी है जो भारतीय लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। और वो कहानी क्या है? वो जरूर पृथ्वीराज रासो से आती होगी। आपने सही पकड़ा। ये कहानी पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि चंदबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो में मिलती है। इसके अनुसार गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर और उनकी आंखें फोड़कर गजनी ले गया था। वहां चंदबरदाई भी भेष बदलकर पहुंचे और उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज के एक अनोखे हुनर के बारे में बताया। कौन सा हुनर? शब्द भेदी बाण, यानी सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाना। और गौरी ने इस हुनर का प्रदर्शन देखने की मांग की होगी। हाँ बिल्कुल। गौरी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया और उसने अंधे पृथ्वीराज को तीर कमान चलाने का आदेश दिया। तभी चंदबरदाई ने एक दोहा पढ़ा। एक दोहा? ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक कोट था। पृथ्वीराज के लिए एक मैसेज जिसमें दुश्मन की लोकेशन छिपी थी। दोहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब उन्होंने दोहे में गौरी की सही ऊंचाई और दूरी बता दी। हाँ। पृथ्वीराज ने उस आवाज और इस इशारे को समझकर तीर चलाया और वो सीधा गौरी को जाकर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि अपनी पहचान जाहिर होने और पकड़े जाने से पहले चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से भले ही प्रमाणित ना हो, हाँ, प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनमानस में वीरता, मित्रता और प्रतिशोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर जिंदा है। तो मोहम्मद गौरी सिर्फ एक लुटेरा या एक विजेता नहीं था, वो एक जिद्दी, मौकापरस्त और धूर्त रणनीतिकार था। बिल्कुल। उसकी सफलता में उसकी अपनी काबिलियत के साथ साथ भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी और उनकी युद्ध को लेकर नैतिक धारणाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। और उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या थी? उसने भारत में शासन करने का इरादा तो नहीं रखा, लेकिन वो अपने पीछे एक व्यवस्था छोड़ गया। कैसी व्यवस्था? उसने अपने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को अपने 3 सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों ताजुद्दीन यिल्दीज, नसीरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक में बांट दिया। गुलाम सेनापति? हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उस दौर में गुलाम का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। ये उच्च प्रशिक्षित सैन्य गुलाम थे जो अक्सर अपने मालिकों से ज्यादा ताकतवर और कुशल होते थे और आगे चलकर खुद सुल्तान बन सकते थे। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? हाँ, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का इलाका मिला और गौरी की मौत के बाद उसने ही भारत में गुलाम वंश यानी ममलूक वंश की नींव रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। बिल्कुल, एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 300 सालों तक चला। तो एक तरह से गौरी वो आक्रमणकारी था जिसने अनजाने में ही सही भारत में एक स्थायी तुर्की शासन की नींव डाल दी। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इतिहास में उदारता और राजनीतिक यथार्थवाद के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या एक शासक का पहला कर्तव्य दया और धर्म के नियमों का पालन करना है,
या फिर किसी भी कीमत पर अपने राज्य और अपनी सत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था।